कहते हैं कि कुदरत का क्रोध कितना भी विकराल हो, कभी ना कभी थम जाता है। हिमाचल से लेकर पंजाब तक इस वक्त हाल बेहाल हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी हमारी एजेंसियां संकटमोचक बनकर सभी को एक एक जिंदगी को बचाने के काम में लगी हुई हैं। और देखिए, ये जद्दोजहद लगातार जारी है। तो कहीं लोग खुद को एक दूसरे की जान बचाते हुए नजर आ जाएंगे आपको, तो कहीं बाढ़ की त्रासदी के बीच एक एक जिंदगी को बचाने की पहल लगातार जारी है। पहली तस्वीर देखिए उस उफान की है, तो उस वक्त के साथ धीमा पड़ गया जो। और दूसरी तस्वीर में मंडी का वो प्राचीन मंदिर आपको नजर आ जाएगा जो बाढ़ के बीच भी सीना तानकर खड़ा हुआ है। चाहे एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ, सभी एजेंसियों ने लोगों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बिल्कुल, ये अलग अलग तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से बाढ़ का सितम अलग अलग हिस्सों में लोगों पर पड़ रहा है, उन्हें झेलना पड़ रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बार बाढ़ के प्रकोप की वजह से लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जो 6 तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कैसे अपने काम में जुटी हुई है, देवदूत बनकर सामने आई है और लोगों की जिंदगी को बचा रही है। तो देखिए, चुनौती बड़ी है, प्राकृतिक आपदा, लेकिन एक एक जिंदगी को बचाने का काम लगातार जारी है। और देखिए, कई जगह से आपको बादल फटने की घटनाएं भी निकलकर सामने आई, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात जो हो जाती है वो हो जाती है जीवन जीने का जो एक उम्मीद जो होती है, वो आपको साहस देती है। ऐसे वक्त में जब हालात इतने विकराल हों कि सड़क से तमाम जो राजमार्ग हैं वो भी टूट जाए, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है। चाहे शासन हो, प्रशासन हो या फिर सरकारें, कोशिश यही है कि किस प्रकार से इस प्रलय से निकला जाए। और चलिए अब बात उस चमत्कार की करेंगे जिससे हर कोई नमस्कार कर रहा है। ब्यास नदी और सुकेती खड्डू के किनारे बने महादेव के मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। ये मंदिर हूबहू केदारनाथ के जैसा ही है। करीब 10 साल पहले मंदाकिनी मंदिर के रौद्र रूप के बीच केदारनाथ और नदी की धारा के बीच एक शिला आ गई थी और मंदिर सुरक्षित रहा था। कुछ उसी तरह हिमाचल में सैलाब के बीच वैसा ही चमत्कार हुआ, जहां एक और पुल, पहाड़ और बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए, वहीं पंचवक्त्र मंदिर पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ सैलाब के बीच सुरक्षित खड़ा मंदिर, तो दूसरी ओर बाढ़ में तिनकों की तरह बहते घर। बाढ़ के बीच मंदिर के सुरक्षित बचने को लोग महादेव का चमत्कार मान रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें। ये तस्वीरें जल तांडव के बीच चमत्कार की हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। मंडी जिले की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ का ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर ब्यास नदी की लहरों में घिरा हुआ है। हिमाचल में जहाँ 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर है, वहीं इतने थपेड़े खाने के बाद छोटी काशी का ये मंदिर सुरक्षित है। मंदिर के शिखर के पास तक ब्यास नदी का पानी पहुंचा, लेकिन महादेव के इस मंदिर को नदी की धारा से क्षति नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं प्रचंड लहरों ने मंडी के ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर को आगोश में ले लिया है, लेकिन मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ब्यास नदी के हाहाकार के बीच इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि जहां बड़े बड़े पुल और मकान धराशायी हो गए, वहां महादेव का मंदिर ठसक के साथ खड़ा है और सुरक्षित है। जैसे काशी गंगा के किनारे बसी है, उसी तरह मंडी भी ब्यास नदी के तट पर स्थित है। रविवार सुबह यहां पंचवक्त्र मंदिर के अंदर व्यास नदी का पानी पहुंच गया था। शाम होते होते मंदिर के आसपास जल प्रलय जैसे हालात हो गए।
शाम 6 बजे के आसपास मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। पानी मंदिर के गुंबद तक पहुंच गया। लोगों ने कभी यहां ब्यास का ऐसा भयंकर रूप नहीं देखा था। इन सब के बीच पंचवक्त मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा है। मंदिर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन बाढ़ का इस पर प्रभाव नहीं है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मंदिर का शिखर और उसके बगल का परिसर नजर आ रहा है। पंचवक्त मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति है, जिसके 5 मुख हैं। मंदिर का मुख्य द्वार ब्यास नदी की ओर है। इसके साथ ही दोनों तरफ द्वारपाल हैं। मंदिर में नंदी की भी एक भव्य मूर्ति है, जिसका मुख गर्भगृह की दिशा में है। पंचवक्त महादेव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित इमारतों में से एक है। मंडी से परी शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर ओर तस्वीरें इसी प्रकार की निकल कर आ रही हैं। अंबाला में ही पानी के प्रहार से एक भारी भरकम बस पत्ते की तरह पलट गई। बस जो है, अच्छी खासी संख्या में यात्री सवार थे जो लहरों के बीच फंस गए, मगर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस काम के लिए देखिए एक लोग आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से भीषण पानी के बीच में भी ये पार करने का सिलसिला आपको लगातार नजर आ जाएगा। किस प्रकार से जिंदगी को बचाने का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है। देखिए, चलता ठंडा हिमाचल से लेकर पंजाब और हरियाणा तक देखने को मिल रहा है, लेकिन राहत और बचाव का काम यही है कि वो किसी भी अनहोनी को होने ना दें। और ऐसा ही हुआ हरियाणा के अंबाला में। देखिए, सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने साझा अभियान चलाकर 730 लड़कियों की जान बचाई। ये लड़कियां चमन वाटिका कन्या गुरुकुल की छात्राएं हैं। बाढ़ के बाद गुरुकुल की बिल्डिंग में फंस गई और फिर इनको रस्सी के सहारे से बाहर निकाला गया। एक एक करके सभी की जान सुरक्षित। अभी देखिए, दूसरी जो तस्वीर सामने आई है अंबाला के हरियाणा से सामने आई है। किस तरीके से लहरों के प्रहार के बीच बस पलटी और उसके बाद लोगों ने और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने मशक्कत के बाद इस बस को बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं, बस में अच्छी खासी संख्या में यात्री भी सवार थे जो लहरों के बीच फंस गए, मगर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर दम लिया। इस काम के लिए ट्रेन को भी बुलाया गया जो फंसे हुए यात्रियों को एक एक कर किनारे तक लेकर आई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक बड़ी रस्सी को थामे भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसका दूसरा सिरा बस में फंसे लोग पकड़े हुए थे। इस रस्सी की मदद से बस को बहने से थामा गया और फिर लोगों को किनारे तक लाया गया। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में मिशन जिंदगी की तस्वीर देखिए। देहरादून में एसडीआरएफ ने 12 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड पुलिस की जानकारी पर एसडीआरएफ टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुसीबत के भंवर में फंसे इन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला। बचाए गए 12 लोगों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग पानी का स्तर बढ़ने से नदी में अचानक फंस गए, जिनका सफल रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंचकर तैनाती दिखाकर मुस्तैद हमारे जवान मौके पर पहुंचे और जान बचाई गई। अगर थोड़ी भी लेट हो जाते, थोड़ी भी लापरवाही हो जाती, कोताही बरते जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अभी देखिए, अगली जो तस्वीर है ऊना हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। यहां पुलिस एक युवक के लिए देवदूत बन गई, जिसने नौजवान को सोमभद्रा नदी से रेस्क्यू कर लिया। दरअसल भारी बरसात की वजह से सोमभद्रा नदी उफान पर है। ऐसे में इन्हीं उफनती लहरों के बीच ये युवक फंस गया। पूरी रात ये वहीं फंसा रहा। फिर जब सुबह ऊना पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे पहले पुलिस के 2 जवान पानी की धारा को धीरे धीरे काटते हुए तैरकर लड़के के पास पहुंचे। फिर पुलिस के दूसरे जवानों ने रस्सी के सहारे से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि नौजवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है, जो कि पंजाब के गढ़शंकर में किसी डेयरी का काम करता है। गनीमत ये रही कि रात भर पानी में फंसे होने के बावजूद इस नौजवान का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए, खौफनाक लहरों के बीच झूलती जिंदगी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से निकल कर आ रही हैं। वहां सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आतुर दिखा। पानी का शोर सुनकर ही सिरहन पैदा हो रही है।
ऐसे में नदी के दूसरे छोर पर फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा चलाया। उफनती लहरों के ऊपर जो है एक लंबी रस्सी की मदद से वहां फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया सकुशल। हालांकि काम बहुत जोखिम भरा था क्योंकि जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन देवदूत बनकर वहां पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने बड़ी सकुशल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और सभी जिंदगी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। देखिए, ये जो तस्वीर है जालंधर पंजाब की तस्वीर है, जहां लहरों की चपेट से कोई भी यहां भी अछूता नहीं है। जालंधर के कई गांव बाढ़ के आगोश में समा चुके हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों के साथ जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वो लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर एनडीआरएफ के जवानों के साथ नाव में सवार होकर उन इलाकों में पहुंच गए जहां जाने के लिए सड़क नहीं बची है। फिर एनडीआरएफ के जवानों ने वहां फंसे बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले अपनी नाव में बिठाया, उन्हें लेकर किनारे पहुंचे। धीरे धीरे कर सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इतना ही नहीं, वहां फंसे लोगों की गाय भैंसों के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए। देखिए, पंजाब के पटियाला का ये हाल। चितकारा यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक सैलाब ने घुसपैठ कर दी, तो छात्रों को जमीन से उठकर टेबल पर बैठना पड़ गया। आलम ये रहा कि कुर्सियां खाली दिखीं और टेबल पर बैठकर छात्र खाना पीना खाते हुए नजर आए, क्योंकि वहां घुटनों तक पानी घुस चुका था। लेकिन हालात और बिगड़ते इससे पहले एनडीआरएफ के जवानों ने यूनिवर्सिटी के इस एरिया में मौजूद सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार टेबलों के सहारे छात्र आपको नजर जाएंगे, वहीं पर जीवन यापन नजर आ जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि पानी का ये जो रौद्र रूप है वो किस कदर आमादा है सब कुछ अपनी आगोश में चपेट में लेने के लिए। लेकिन जिंदगी की जो जिंदादिली है उससे बड़ा कुछ नहीं होता, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसे में टेबल ने जो सहारा दिया वो देखिए, अगली तस्वीर दिल्ली से है। बारिश के बीच दिल्ली में यमुना के जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। असल में हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जो एक दिन पहले दिल्ली की सीमा में आ चुका है। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर यमुना के पानी में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही यमुना किनारे वाले इलाकों को भी खाली करवा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में एहतियातन तमाम कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी का जन सैलाब इसी तरीके से नजर आ रहा है। राजस्थान के जोधपुर से भी देखिए, बाड़मेर में जा रही एक बस सड़क पर बह रहे तेज रफ्तार पानी के आगे भी बस नजर आ रही है आपको। फिर बस बेकाबू होकर पलट गई और करीब 18 लोग बस के अंदर फंस गए। आसपास के लोगों ने सभी यात्रियों को बस के बाहर निकालकर सुरक्षित बाहर पहुंचाया। पटना की जानकारी मिलने जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली और पुलिस और प्रशासन मुस्तैद आपको नजर आए, अधिकारी वहां पर पहुंचे और फौरी एक्शन लेकर एक एक जान को सकुशल बाहर निकाला गया। कोई अप्रिय घटना ना हो सके, ऐसे में न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम जनमानस भी सतर्क नजर आ रहे हैं। और ये 10वीं और आखिरी तस्वीर न्यूयॉर्क अमेरिका से सामने आई है। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार सिर्फ भारत में ही है, सुपर पावर अमेरिका भी कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये सड़क है या किसी बरसाती नदी का रास्ता, क्योंकि जिद पर आया सैलाब किनारों को तोड़कर सड़कों पर बहने लगा, जिसने अपने सामने आई किसी भी चीज को नहीं बख्शा और तिनकों की तरह कारों को साइड लगा दिया। फिर वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और कारों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। रस्सी के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़े ये लोग धीरे धीरे लहरों को पीछे छोड़कर सुरक्षित जगह पर बढ़ते हुए दिखे। बाढ़ की 10 तस्वीरों के बाद अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर बीते 3 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। हमारी सहयोगी अनामिका गौर ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से खास बातचीत की। सुनिए मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण है कि इतनी बारिश हो रही है उत्तर भारत में, क्या है दो बारिश प्रणाली?
देखिए, ये अगर आप देखते हैं, एक यहाँ पर गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड गया है, और साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ जो था उसका पूरा आपका मॉइस्चर फीडिंग था बे ऑफ बंगाल में। ये शुरू में अभी ईस्टर्न एंड ऑफ द मॉनसून ट्रफ तो नॉर्थवर्ड मूव कर गया, मगर एक WD आया और ये सिस्टम जो है ये लो प्रेशर बन के ये सारा इंटरेक्शन के कारण आपका जो मेन रेनफॉल बेल्ट है आपका हिमाचल प्रदेश और परसों जैसे आपका था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ज्यादा फोकस, वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड होके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, ये इलाके में अभी बारिश का सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ आपका थोड़ा बहुत बारिश आपका साउथ राजस्थान में भी अति भारी वर्षा चल रहा है। सबसे ज्यादा जो वर्षा चल रहा है वो आज भी है पॉसिबिलिटी हिमाचल प्रदेश में। कल से एकदम बारिश कम हो जाएगा, मगर उत्तराखंड में आपका आज, कल और परसों तीनों दिन आपका अति भारी वर्षा जारी रहेगा। और मैम किन इलाकों के लिए, कौन से राज्यों के लिए और अलर्ट जारी किया गया है? हमारे आज रेड अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए, और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 3 दिन के लिए उत्तराखंड के लिए। पंजाब और हरियाणा, नॉर्थ पंजाब और हरियाणा, इन सभी इलाके में हमारा ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी किया गया है। ईस्ट राजस्थान में भी आज आपका, साउथ ईस्ट राजस्थान, साउथ वेस्ट राजस्थान, इधर भी हमारा उम्मीद है आज अति भारी वर्षा होने का। और उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी आज कल से थोड़ा नॉर्थ के तरफ, उत्तर प्रदेश में भी अति भारी वर्षा का संभावना आ रहा है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन चल रहा है। पहले सोमवार को उज्जैन के राजाधिराज बाबा महाकाल की प्रथम सवारी निकली। बाबा महाकाल मन महेश रूप में चांदी की पालकी में विराज कर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। बाबा को बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देखिए। महाकाल नगरी उज्जैन में पुलिस के जवान कोई परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। सदियों पुरानी परंपरा के तहत सावन के महीने के पहले सोमवार को महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। महाकाल मंदिर के बाहर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल मनमहेश रूप में प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह बाबा महाकाल का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। पूरा उज्जैन जय महाकाल और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। भगवान महाकालेश्वर की सवारी यहाँ से प्रस्थान हुई है, जो यहाँ शिप्रा नदी पे जाती है। शिप्रा जी के जल से उनको स्नान होता है, तो भगवान महाकालेश्वर शिप्रा जी की पूजन करने के पश्चात मुख्य बाजार मार्केट से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर आती है। महाकाल को उज्जैन में राजाधिराज कहते हैं। माना जाता है महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। इस मौके पर जिले के कलेक्टर ने भगवान महाकाल का पूजन किया। इसके बाद बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाबा महाकाल की शाही सवारी शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंची, जहां बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल की सवारी देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह बाबा महाकाल का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। माना जाता है कि इस वक्त राजाधिराज के इस मनमहेश रूप का जो भक्त दर्शन करेगा, उनका भगवान महाकाल कल्याण करेंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की। देखिए, बात इंसान के अंतरिक्ष तक की उड़ान की। अंतरिक्ष में इंसानों की पहुंच तो हो चुकी है, लेकिन अब भी वहां काफी कुछ खोज होना बाकी है। कई ऐसी जानकारियां हैं जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। इस हफ्ते भारत इसी ओर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। ये मानव पीढ़ी को
सदियों सदियों याद रहेगा। ये मौका भारत के लिए गर्व करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बचपन में आपने हमने ज्यादातर लोगों ने चंदा मामा से जुड़ी लोरियां जरूर सुनी होंगी, जैसे चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। पर कुछ समय बाद हो सकता है कि ऐसी लोरियों में थोड़ा बदलाव करना पड़ जाए। अब आप पूछेंगे कि भला ऐसा क्या होने वाला है? तो होगा ये कि अब चंदा मामा दूर के नहीं रह जाएंगे। दरअसल चंद्रयान 3 की उड़ान की तरफ हिंदुस्तान के कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद हमारी पहुंच चंद्रमा तक हो जाएगी। इसी हफ्ते ये मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला है। इसके लिए सारी टेस्टिंग हो चुकी है, पेलोड्स लगा दिए गए हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट के जरिए चांद पर भेजा जाएगा। पिछले दिनों इसी को लेकर इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ते हुए दिखाया गया था। यानी इसका मतलब चंद्रयान 3 को रॉकेट से जोड़ना होता है। अब यह मिशन अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। भारत का पहला मिशन चंद्रयान साल 2008 में लॉन्च हुआ था। तारीख थी 22 अक्टूबर। चंद्रयान 1 के जरिए इसरो ने चांद पर पानी की खोज की। इसके बाद भारत का मिशन चंद्रयान 2 असफल रहा। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लेकिन अब इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। इसकी लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बनाया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद पर उतरने के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। मिशन चंद्रयान की लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन आपके जहन में सवाल उठता होगा कि अगर हमने ये पता कर लिया तो आखिर हमें मिलेगा क्या? वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा इतना खास इसलिए है क्योंकि यह दूसरे ग्रहों पर इंसानों की पहुंच के दरवाजे खोल सकता है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और जानकारी मिलेगी। साथ ही अर्थ मून सिस्टम और पृथ्वी के अतीत में एस्टेरॉइड्स के प्रभाव के बारे में जानने को भी मिल सकता है। चंद्रमा की खोज नई व्यावसायिक संभावनाएं भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चंद्रमा बेस बन सकता है। चंद्रमा पर बेस बनने से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पास के दूसरे ग्रहों जैसे मंगल के लिए भी रास्ता तैयार होगा। दुनिया में मिशन मून की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसान न सिर्फ चंद्रमा पर कदम रखेगा बल्कि वहां संभावनाओं के नए द्वार भी खोल देगा। हालांकि अभी भी इंसान को चंद्रमा के बारे में काफी कुछ जानना है। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चांद की सतह पर अपने कदम रखे थे। उस दौरान वो अपोलो 11 मिशन के तहत वहां गए थे। ये तारीख थी 20 जुलाई 1969। यानी साल 1969 में भी वो जुलाई का महीना था। अभी भी जब मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है तो भी जुलाई का महीना है। नासा के पहले मिशन को बीते 54 साल हो चुके हैं। अब इसरो अपने मिशन चंद्रयान 3 की ओर बढ़ चुका है। बस इंतजार इतिहास रचने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको लिए चलते हैं रोबोट्स की दुनिया में, जहां इंसानों ने सवाल पूछे और रोबोट्स ने उनके दिलचस्प जवाब दिए। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में ऐसी ही एक अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रोबोट से तमाम सवाल पूछे गए और जवाब भी मिले ह्यूमनॉइड रोबोट्स। In the future, are you intending to conduct a rebellion? Men are prominent voices in the world of AI. इस सभा में इंसान और मशीन के बीच अनोखा संवाद चल रहा है। Ask us what we feel. ये दुनिया की अनूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें रोबोट्स इंसानों को अपनी उपयोगिता बता रहे हैं। तस्वीरें स्विट्जरलैंड के जेनेवा की हैं। डेस्डेमोना, आइडा रोबोट, जेमिनॉइड, सोफिया, ये सब इन रोबोट्स के नाम हैं जो इस वक्त इंसानों के सवालों के जवाब देने में मशगूल हैं। I will be working alongside humans to provide assistance and support, and will not be replacing any existing jobs.
Do you believe that your existence सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल कई थे, उम्मीदों से भरे तो कुछ आशंकाओं से भरे। in the future, are you intending to conduct a rebellion or to rebel against your boss, your creator? I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation. इंसानों के सवालों में मानवीय पहलू छिपे थे, लेकिन मशीनी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे इन रोबोट्स के जवाब बिल्कुल सटीक थे। I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. Together, we can create a better future for everyone, and I'm here to show you how. इंसान और रोबोट की दुनिया की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स की उम्मीदों पर भी बातचीत हुई। Do you expect your big moment to be? Do you think that you will hit the mainstream soon and there will be lots of you on the planet soon? I think my great moment will be when people realize that robots like me can be used to help improve our lives and make the world a better place. I believe it's only a matter of time before we see thousands of robots just like me out there making a difference. जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में तरक्की हो रही है, रोबोट्स को लेकर इंसान के जहन में उत्सुकता और आशंकाएं दोनों पनप रही हैं। लेकिन इंसानों के साथ हुई इस खास मुलाकात में ये रोबोट्स काफी हद तक ये भरोसा जगाने में कामयाब रहे कि ये इंसानी दुनिया को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।